नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। मैं आपका दोस्त पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंच और सरपंच चुनाव जो अभी होने जा रहे हैं सितंबर माह में, उनके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। उसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप मतदाता हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप कोई कार्मिक हैं तो भी ज़रूरी है, और आप प्रत्याशी हैं यानी चुनाव लड़ रहे हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी। सभी इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर आप कोई इससे संबंधित वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कोई सुझाव दें, हम ऐसा वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। चलिए हम बात करते हैं जो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है सरपंच और पंच चुनाव जो बची हुई पंचायतों के लिए है, उनके लिए क्या क्या नई गाइडलाइन में बातें डाली गई हैं। कोरोना के पश्चात किस प्रक्रिया में चुनाव संपादित होगा, तो देखिए इसके अंदर जो मुख्य बातें आई हैं, एक तो ये है कि ये जो चुनाव है 3 चरणों में सरकार ने घोषणा की है। तो ये जो 3 चरण हैं, इनकी जो अधिसूचना है यानी वो लोक सूचना जो है जिला निर्वाचन अधिकारी है वो 16 सितंबर को जारी कर देगा। ये सभी चरणों के लिए, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीनों के लिए एक साथ है। यानी 16 सितंबर से लोक सूचना जारी हो जाएगी। अब हम पहले चरण की बात करें तो फार्म भरने का जो काम है वो 19 सितंबर को होगा, यानी शनिवार। और ये समय जो इसका रहेगा वो आप ध्यान में रखें, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा इसका समय। और नाम वापसी का जो है वो पहले की तरह ही है, दूसरे दिन, यानी नाम वापसी का है वो उसके दूसरे दिन, यानी फार्म भरे जाएंगे उसके दूसरे दिन, यानी ये 19 तारीख को फार्म भरा जाता है, 20 तारीख को 3 बजे तक का नाम वापसी का समय रहेगा। और फिर उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे 3 बजे के बाद में। वो प्रक्रिया जो है चुनाव चिन्ह आवंटन की है, वो आपके जो नाम हैं उन नामों को अरेंज करके और आपको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। उसके बाद में आपके मतदान जो है वो दल पहुंचेंगे 27 तारीख को, यानी 28 को वोट होगा और 27 को आपके बूथ के ऊपर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी सोमवार को। इस बार जो नया बदलाव किया है वो ये है कि जो वोटिंग टाइम है वो चेंज हुआ है, 7:30 बजे से 5:30 बजे तक के वोटिंग होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना है। इस कारण क्या है कि समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अच्छा, फिर मतगणना तुरंत पश्चात शुरू हो जाएगी, ये पहले की तरह ही है। और उसके बाद में उप सरपंच का जो चुनाव है अगले दिन, यानी 28 तारीख को वोट होंगे और 29 तारीख को है उप सरपंच का चुनाव हो जाएगा। और अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण के अंदर जो फार्म भरने का काम है वो 23 तारीख को होगा और 3 तारीख को वोट होंगे, ठीक है। और तीसरे चरण की बात करें तो 26 तारीख को नामांकन भरे जाएंगे और 6 तारीख को वोट होंगे। तो ये बीच में आपको 10 दिन का समय पहले भी दिया गया था और अब भी दिया जा रहा है। ये आप चीजें ध्यान में रखें। यहाँ पर पूरी जो कोरोना गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे काम हो जाएंगे। अब जो चुनाव हो रहे हैं वो कितनी पंचायतों के लिए हो रहे हैं? बची हुई 3848 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 3848 सीट, वर्तमान में इतनी ही सीटें जो बची हुई थी ग्राम पंचायत की सरपंचों के इलेक्शन होने के पश्चात जो विभिन्न चरणों में हो चुके, उनके पश्चात इन सभी के अभी इन 3 चरणों में चुनाव हो जाएंगे। अब बात करें हम निर्वाचक नामावली की, तो ये जो है ये प्रकाशित हो चुकी है 10/6/2020 को। और अब कोई मान लीजिए मतदाता छूट गया है तो उसके लिए पूरक जो सूची है वो जारी हो सकती है। उसके लिए क्या है शर्त है, यानी लोक अधिसूचना कब जारी होगी? आपके 16 तारीख को, ठीक है। और उससे पहले आपके ये जो है पूरक सूचियां बनाने के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखें। देखो मैंने बताया है ये लोक अधिसूचना कब जारी हो रही है? 16 सितंबर को। और 16 सितंबर से पहले अगर मतदाता जो है कोई बच गया है तो वो अपना नाम, वो पूरी प्रक्रिया पहले की तरह है, उसके अंदर अपना नाम यानी निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वा सकता है। ये गाइडलाइन के अंदर डाल दिया गया है। मतदान जो है उसका समय है 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, पहले से 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। 7:30 से
जो है वोट कितने बजे तक होंगे, 7:30 बजे से लेके और आपके 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। ये फिर बूथ के ऊपर जो नया बदलाव किया है, बूथ के ऊपर 900 से ज्यादा वोट नहीं, यानी मतदाता नहीं होंगे। यानी बूथ बढ़ाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके, यानी कोविड जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना होती रहे, क्योंकि ज्यादा वोटर रहेंगे, ज्यादा समय लगेगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई, इस कारण क्या है बूथ छोटे किए गए हैं। इसके अलावा सरपंच का चुनाव ईवीएम से और आपके पंच का चुनाव है वो मतपत्र यानी मतपेटी में होगा। सरपंच का चुनाव ईवीएम से होगा। इस चीज के संदर्भ में मैंने एक पहले भी वीडियो डाल दिया था, वो भी आप देख लें। मैंने 3 वीडियो इससे संदर्भ में डाले थे। पूरी प्रक्रिया वो पहले जो पूरे परिवर्तित नियमावली थी उन सबको डाला था। अगर वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहां जाके भी आप उनको आसानी से देख पाएंगे। इसके बाद में जो आदेश में नई बात डाली है, खर्च सीमा जो है वो 50,000 है। खर्च सीमा कितनी है, आप कितना रुपए खर्च कर सकते हैं सरपंच के लिए। पंच के लिए कोई इसके अंदर प्रावधान नहीं है, कोई खर्चा नहीं कर सकता है। सरपंच 50,000 रुपए तक खर्चा कर सकता है। और लाउड स्पीकर की बात करें तो रात को 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक कोई अनुमति नहीं होगी। और बाकी समय के लिए यानी से जो दिन का समय है उसके लिए अनुमति जो वैध प्रक्रिया है, अनुमति के प्रपत्र भी मैंने सारे पुराने वीडियो में डाल दिए हैं, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है अनुमति आप उस प्रक्रिया के द्वारा ले सकते हैं। आचार संहिता की बात करें तो ये आचार संहिता यानी प्रभावी हो चुकी है 7 आपके सितंबर से, यानी 7 सितंबर की तारीख से आचार संहिता जो है पर यानी अब जो है ट्रांसफर वगैरह ये जो काम है या कोई पंचायत के अंदर नए निर्माण कार्य, नई स्वीकृतियां वगैरह उन सब के ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। इसके बाद में जो कोरोना के संदर्भ में जो नई बातें आई हैं वो एक तो जो वोटिंग के लिए कार्मिक जाएंगे वहां पर सभी के पास आरोग्य सेतु उनके मोबाइल में होगा, यानी उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा, आरोग्य सेतु उसके अंदर होगा, उसको अपडेट भी रखेंगे वो, और मास्क लगाएंगे और उनका थर्मल स्कैनिंग यानी आपका तापमान भी जांचा जाएगा और सैनिटाइजिंग भी किया जाएगा। ये सारा जो काम है कोरोना के संदर्भ में नया काम जो है वो होगा। इसके साथ साथ में जो ब्लॉक का बीसीएमओ होता है वो नोडल स्वास्थ्य अधिकारी रहेगा, यानी इसकी गाइडलाइन भी साथ साथ में जारी रहती रहेगी, जारी करेगा ये। अगर कोई कार्मिक संक्रमित है तो उसके संदर्भ में क्या बदलाव करना है, उनको रिप्लेस करना है, वो सारी चीजें जो हैं बीसीएमओ के दिशा निर्देश में होते रहेंगे। ये नया इसके अंदर एक चैनल डाला गया है। अगर हम फार्म भरने की बात करें तो फार्म भरते समय जो नई गाइडलाइन के अंदर बातें रखी गई हैं वो अभ्यर्थी जो है एक व्यक्ति को साथ ले जा सकेगा, यानी जहां फार्म भरा जाएगा आरओ आएगा, आरओ के पास आप फार्म भरने जाएंगे। 10 दिन पहले फार्म भरे जाते हैं और फार्म भरने की मैंने बता दिया 3 चरणों की अलग अलग डेटें हैं, तो वो खुद जाएगा और एक अन्य व्यक्ति को साथ ले जा सकता है। इसके साथ साथ में ये भी कर दिया कि आप फार्म जो है वहां से खरीदते हैं, उस फार्म को आप जो है चुनाव निर्वाचन आयोग की साइट से आप डाउनलोड भी करके उपयोग में ले सकते हो, यानी वो वैध माना जाएगा। इसके साथ साथ में नाम वापसी का जो काम होगा उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है तो एक ही आदमी को अनुमति होगी, दूसरा उसके साथ नहीं जा पाएगा। फार्म भरते समय कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना का एक शपथ पत्र जो है वो आप देंगे। ये एक नया इसके अंदर परिवर्तन किया गया है, यानी जब आप फार्म भरेंगे उसी समय एक शपथ पत्र की मैं पूरे मेरी कैंपेनिंग के दौरान किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे क्या होगा कि कोरोना की जो गाइडलाइन है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका किसी का भी उल्लंघन नहीं करूंगा। अगर होती है तो कार्रवाई होगी, रैली जुलूस वगैरह सब पे प्रतिबंध है। ये कुछ नहीं होगा, बड़ा ही पीसफुल चुनाव होने वाला है। आप सभी सहयोग भी करेंगे इसका, मुझे आशा है ऐसी। और मतदान दलों की बात करें तो मतदान दल के अंदर जो लोग लगेंगे उसके अंदर जो नया बदलाव है 55 साल से अधिक का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा उसके अंदर, यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी शामिल नहीं रहेंगी इसमें। इसके अलावा 55 वर्ष से अधिक का कोई कार्मिक नहीं रहेगा
एक अगर आप कार्मिक हैं और वीडियो से जुड़े हुए हैं तो मैं एक नई चीज इसके अंदर डाल दूं। रवानगी जो है उसके लिए नई बातें डाली है। पहले जिला लेवल से टीमें रवाना होती थी, अब कहाँ से रवाना होगी, वो ब्लॉक लेवल से। यानी आपका जो उपखंड अधिकारी है, उपखंड स्तर है, वहां से ही, यानी पंचायत समिति या खंड जो भी सूटेबल व्यवस्थाएं होगी वहां पर प्रशासन द्वारा वहां से जो पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जाएगा। और मतदान के दिन क्या होगा, ग्लव्स और मास्क, ये चीज मतदान की पूरी टीम जो है, मतदान दल है, वो उसका प्रयोग करेगा। अगर प्रचार की बात करें तो प्रचार के अंदर 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं रह पाएंगे, यानी 5 व्यक्ति ही कहीं पर डोर टू डोर अगर विजिट कर रहे हैं तो वहां, और विजिट में भी है वो मास्क वगैरह लगा के ही जाएंगे। बगैर मास्क कोई भी उम्मीदवार किसी के घर के अंदर नहीं जाएगा। और घर का जो व्यक्ति है वो भी, मुझे आशा है वो इस तरह से उनको कहे कि आप मास्क लगा के ही प्रचार के लिए जाएं। अगर मतदाता की पहचान के ऊपर बात आती है तो मास्क, मतदान के जो कार्मिक हैं वो मास्क हटवा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें आती है कि मास्क लगाने के पश्चात वोटिंग के अंदर धांधली की गुंजाइश रहती है। तो मतदान का जो, यानी जो स्टार्टिंग का अधिकारी है वो मास्क हटवा के पहचान सुनिश्चित कर सकता है। सैनिटाइजिंग के लिए एक अतिरिक्त कार्मिक भी पार्टी के अंदर जाएगा। पहले यानी 4 कार्मिक जाते थे दल के साथ, अब एक व्यक्ति और अतिरिक्त रहेगा। वो व्यक्ति जो है वो क्या काम करेगा, वो सभी वोटर्स को सैनिटाइज करवाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वहां की जो लोकल एनसीसी स्काउटिंग की टीम है वो इसकी पालना करवाएंगे। एजेंट्स के लिए जो नई बातें डाली गई है, एजेंट्स को बाहर भी बैठाया जा सकता है। कब ये स्थितियां हो सकती हैं, अगर वहां पर जो बूथ है, बूथ के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वहां पर सूटेबल नहीं है वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, तो संबंधित जो आरओ है या पीठासीन अधिकारी है वो एजेंट्स को बाहर भी बैठा सकता है और ऐसी जगह बैठाएगा ताकि वो मतदाताओं को और अंदर की प्रक्रिया को आराम से देख सके कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसके अलावा तापमान अगर किसी वोटर का ज्यादा है, मान लीजिए थर्मल स्कैनिंग हो रही है वहां पर, और तापमान अगर किसी का ज्यादा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, वो वोट डालेगा, लेकिन वोट के लिए उसको थोड़ा सा वेट करवा सकते हैं। उनके लिए वेटिंग रूम रखा जाएगा, वहां पर वो वेट करेगा और उसके बाद में दोबारा उसका टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग के अंदर अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो वो बाद में वोट कास्ट कर पाएगा। सामान्य से थोड़ा सा समय अतिरिक्त लग सकता है, इसीलिए सभी लोग जो हैं मतदान के लिए जाएंगे वो बहुत ही तसल्ली बख्श होके जाएं ताकि उनको इस प्रक्रिया से न जूझना पड़े। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन पर क्या है, निर्वाचन निरस्त भी हो सकता है। अगर देखो ये कोविड गाइडलाइन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को सभी उम्मीदवार जो हैं उनको वो ध्यान में रखें। कोविड की जो धाराएं हैं उन सभी धाराओं को वो समझें, उन धाराओं को समझने के पश्चात ही अपनी कैंपेनिंग के ऊपर जोर दें, क्योंकि इसके अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के ऊपर हो सकता है आपके ऊपर आक्षेप लग जाए, उससे हो सकता है आपकी कैंपेनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए आप सभी जो धाराएं हैं उनको भी समझें और मैं प्रयास करूंगा उन सभी धाराओं को आगामी वीडियो के द्वारा आप तक साझा करूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी कारण। और अब जो काम नया हो रहा है वो ज्यादातर काम कहाँ पर होगा, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे कम काम हो रहा है, क्योंकि वहां से काम को क्या है कि विभाजित करके सोशल डिस्टेंसिंग यानी पालना का प्रयास रहेगा। ब्लॉक लेवल पे काम ज्यादा से ज्यादा हो जाए। पंचायत और जिला परिषद के चुनाव अभी नहीं हो रहे, प्रधान वगैरह के, ये आप सभी को विदित है, फिर भी आप इसको समझ लें क्योंकि इनके चुनाव बाद में होंगे। और आरक्षण की बात है, जो सीटें वर्तमान में जिस तरह से तय हो चुकी हैं, लॉटरियां हो गई हैं, वो यथावत रहेंगी, कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं होने वाला है। और योग्यताएं हैं यथावत रहेंगी, योग्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले जो है निर्धारित थी वैसे ही योग्यता रहेंगी। फिर भी अगर आपने नहीं समझी तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल रखा है, उसके अंदर आप सारी योग्यताएं भी आप पूरी देख लें। तो साथियों ये कुछ बातें थी जो बातें आपको मदद करेंगी आपकी कैंपेनिंग में, आपकी पॉडकास्टिंग में और आपके सुचारू चुनाव प्रक्रिया के अंदर। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।